गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके हाफ ईयरली का रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। और आज भी हम माध्य के बारे में सीखेंगे, क्योंकि एक जो तरीका है माध्य निकालने का वो छूट गया है, तो उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आपको तो वर्ग चिन्ह पता होना चाहिए। वर्ग चिन्ह हम निकालते हैं ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में उसके 2। उसके बाद माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके थे। पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था कल्पित माध्य विधि, जो कि मैंने आपको ये 2 विधियां करवा दी थी। और मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि का इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वैसे एक क्वेश्चन उसमें माध्य का आ गया था, बट चलो बच्चों ने वो भी सॉल्व कर लिया था, बट उसमें करना एक्चुअली माध्य वाला ही था। ठीक है, चलो अब आगे। आज जो हम करने वाले हैं वो है पग विचलन विधि, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि पग विचलन विधि में क्या होगा। जो आपका ये टेबल है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहले इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो इसका फॉर्मूला था वही ए जमा समीशन ऑफ एफ आई यू आई बट्टे में समीशन ऑफ एफ आई और गुणा में इसके एच। ठीक है, गुणा में इसके एच। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जरूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अभी हम इसमें नहीं लगाएंगे। गुड इवनिंग। अभी इसमें हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग सा है। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि निम्नलिखित बंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 13.14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अपनी कॉपी अपनी बुक पे देखो सभी। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें माध्य दे रखा है, हमें क्या किया इन्होंने, माध्य दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो चीज दी होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हमें माध्य दे रखा है तो हम माध्य का फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो लुप्त बारंबारता है, मतलब 19 से 21 के नीचे एफ लिख रखा है, कोई संख्या नहीं लिख रखी, इसको कहते हैं लुप्त बारंबारता। तो इसको हमने ढूंढना है। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है माध्य में और आपको बोला जाता है कि लुप्त बारंबारता निकालो, तो कोशिश करना कि आप कल्पित माध्य विधि का ही इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? कल्पित माध्य विधि का। तो बनाते हैं कॉलम। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल के लिए और ये हो गया बारंबारता के लिए कल्पित माध्य का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक्स आई निकालना पड़ेगा, ये हो गया एक्स आई के लिए, डी आई भी निकालना पड़ेगा और एफ आई डी आई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी भाई क्लास को जल्दी ज्वाइन किया करो, क्लास को 10 मिनट पहले ज्वाइन किया करो, क्योंकि 10 मिनट पहले हमने डिस्कस किया था कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले सालों में। मैंने बच्चों को वो टिक भी करवा दिए हैं, इसलिए बिल्कुल 5:20 पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ सीखना है तो पूरे 20 पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि 5:30 हम क्लास का शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भी हम बहुत सी जरूरी बातें करते हैं। ठीक है, दैनिक जेब भत्ता आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको इंटरवल दिया है 11 से 13, उसके बाद दिया है 13 से 15, उसके बाद दिया है 15 से 17 और उसके बाद दिया है 17 से 19 और उसके बाद दिया है 19 से 21 और उसके बाद दिया है 21 से 23 और उसके बाद दिया है 23 से 25। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, अगला हमें दे रखा है बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, बच्चों की संख्या 11 से 13 के बीच 7 है, 13 से 15 के बीच 6 है, 15 से 17 9, 17 से 19 13, 19 से 21 है एफ, जो कि हमें नहीं पता, इसको हमने ज्ञात करना है। 21 से 23 है 5 और ये है 4। ठीक है, सबसे पहले हमें अगर माध्य निकालना है तो क्या निकालना पड़ता है, बताओ। सबसे पहले माध्य निकालने के लिए पहली चीज क्या निकालनी पड़ती है? एक्स आई। बताइए। एक्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो बन जाएगा एक्स आई का। एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा था फॉर्मूला भी लिख लिया करो। तो ऊपरी वर्ग सीमा में जब निचली वर्ग सीमा को जोड़ दोगे, भाग उसको 2 से कर दोगे, तो हमें अपना एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11 में 13 को जोड़ो, बटे में उसके 2 करो। मेरा तो 12 आया, आपको कितना आया?
बताओ। यस मैम 12 अगला बताओ, 15 में 13 जोड़ो, 2 से भाग करो, 14। उसके बाद 16 अब देखो, अब यहाँ पे ना एक ट्रिक लगती है, ठीक है। वैसे शायद आपको पता होगा कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो यहाँ पे एक ट्रिक लगती है। ट्रिक ये लगती है कि इनके बीच में जितने का अंतर है, ठीक है, इनके बीच में जितने का अंतर है उतना ही अंतर जो है वो इनके बीच में भी होगा। मुझे बताओ 13 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 1 का नहीं, 2 का मैम 13 में से 11 घटाओ, 2 का मैम 2 का, बिल्कुल। तो 12 और 14 के बीच में भी कितना अंतर हुआ? 2 का मैम 12 2 14 का। 16 अब 18 14 20 और आगे, 14 के आगे भी 2 का अंतर लेके चलो, तो 14 के बाद 2 करेंगे तो 16, 16 के बाद 18, 18 18 के बाद अब यहाँ पर जो है वो कितना आएगा? 20, उसके बाद 22 और उसके बाद 24, ठीक है। तो ये ट्रिक लगती है कि जितना अंतर वर्ग अंतराल में है उतना ही अंतर एक्स आई में एक दूसरे के बीच होना चाहिए। ट्रिक का इस्तेमाल कभी कभी करना है, हर बार नहीं करना। आपको पता है पेपर में एक क्वेश्चन करते हैं तो पहले ट्रिक लगा लो, फिर चेक भी करो। चलो जैसे इसको चेक करते हैं, क्योंकि 19 से 21 हमारे काम आएगी, तो 19 से 21 को चेक कर लेते हैं कि सच में काम कर रही है ट्रिक की नहीं कर रही है। 9 में 1 जोड़ा 10, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। 40 आया इनको जमा करके, बटे में था 2, तो 2 दूनी 4, 0 का 0, तो हाँ यहाँ पे ट्रिक लगा के भी 20 आया और जब सॉल्व किया तब भी 20 आया। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। जितना इनके बीच का अंतर, इनके बीच का जितना अंतर उतना ही इनके बीच का अंतर भी होता है। करेक्ट है। चलिए एक्स आई निकाल दिया। अब क्योंकि हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब क्या निकालेंगे? बताओ। तभी कहा था होमवर्क क्या करो, है होमवर्क किया तो तभी याद होता है कि क्या निकालते हैं। क्या निकलेगा एक्स आई के बाद? ए। एफ आई गुणा में डी आई एफ आई गुना डी आई। डी आई तो निकाला ही नहीं अभी, सीएफ में। पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए निकलेगा। हाँ वो तो निकालेंगे इसके बाद। सीएफ ए के में बाद क्या निकलेगा। निकलेगा? एक्स आई माइनस ए। उसको क्या बोलते हैं? एक्स आई माइनस ए को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डी आई, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? डी आई, जो हमारे फॉर्मूले में है। तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। अब ए होता है कल्पित माध्य। तो मुझे बताओ आप किसको कल्पित माध्य मानोगे? एक्स आई में से किसी एक को कल्पित माध्य मानना है, किसको माना जाए? 18 को, जो बिल्कुल बीचों बीच होता है उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो ये हमारा 18 है, मैं यहां लिख दूंगी कि ये ए है। अब एक्स आई माइनस ए मतलब यहाँ पे 12 एक्स आई है, 12 में से ए घटाओ, 12 में से 18 घटाओ, बताओ कितना आएगा? माइनस का 6 मैम। ठीक है, माइनस का 6। और 14 में से 18 घटाओ, माइनस का 4 मैम। माइनस का 4। 16 में से 18 घटाओ, माइनस का 2 मैम। माइनस का 2। माइनस का 2। 18 में से 18 गए 0, 20 में से 18 गए 2, 22 में से 18 गए तो 4 और 24 में से 18 गए तो 6। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? डीआई भी निकाल दिया। अब क्या निकलेगा? बताओ क्या निकलेगा? एफ यू। एफ यू? एफ यू क्या होता है? सीएफ में। अरे सी एफ नहीं होता है, इसमें माध्य है, ये माध्य थोड़ी है। मैम एफ आई गुणा डी आई। बिल्कुल, एफ आई गुणा डी आई, ठीक है। क्योंकि अब हमको चाहिए एफ आई डी आई, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही है ना, फॉर्मूले में तो वही चाहिए ना, एफ आई गुणा डी आई। तो बस अब इसका इस्तेमाल करो, एफ आई का, इसका इस्तेमाल करो डी आई का, इनको कर दो आपस में गुणा। 7 को किससे गुणा करना है? 6 से मैम। माइनस के 6 से कितना आएगा? 42 मैम। 42 कैसा? माइनस का, ठीक है, माइनस का 42। अच्छा, 6 को किससे गुणा करना है? 6 को किससे गुणा करना है? 4 से मैम। -4 से तो करो। 6 चौके 24, कैसा 24? -24, ठीक है।
माइनस का 24, 9 को किससे गुणा करना है? माइनस 16 से, माइनस 16 से 2 नहीं, से। सॉरी माइनस के 2 से, हाँ 16 से नहीं माइनस 2 से, तो आ जाएगा माइनस का 18। 13 को किससे गुणा करना है? 0 से, तो आ जाएगा 0। एफ को किससे गुणा करना है? 2 से मैम। 2 से, तो ये आ जाएगा 2f। 5 को किससे गुणा करना है? 4 से, तो आ जाएगा 4 से। 5 चौके 20, और 4 को किससे गुणा करना है? 6 से, तो आ जाएगा 24। अब हमने सब कुछ कर लिया। अब हम निकालेंगे सबमिशन ऑफ एफ आई डी आई। सबमिशन मतलब इनका जोड़, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इनका जोड़ ही तो चाहिए। अब इसका जोड़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जोड़ हमें क्वेश्चन में वैसे दिया नहीं है। तो चलिए इसका जोड़ निकालते हैं फटाफट से। समीशन ऑफ एफ आई भी निकालना पड़ेगा और समीशन ऑफ एफ आई डी आई भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एफ आई डी आई का भी जोड़ निकालना पड़ेगा और एफ आई का भी जोड़ निकालना पड़ेगा। तो पहले एफ आई में सब कुछ जोड़ दो, फिर उसमें एफ मतलब इसको भी जोड़ना, क्योंकि हमारे पास एक चीज कम है ना, हमें नहीं पता कि एफ की जगह पे क्या है। तो पहले इन संख्याओं को जोड़ दो और बताओ कितना आ रहा है। 5 4 9, 9 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31 में 13 को जोड़ोगे तो 44। 31 में 13 जोड़ा तो 44। ठीक है, संख्याएं सारी जोड़ दी, कौन बच गया? एफ बच गया। तो लिख दो जमहा एफ। ठीक है, ये किस किस को समझ आया? संख्याओं को जोड़ दिया, फिर उसमें एफ को भी जोड़ दिया, क्योंकि एफ भी तो Yes, जुड़ेगा ma'am. ना। एफ की जगह पे कोई संख्या नहीं है, लेकिन एफ को भी तो जोड़ना पड़ेगा, इसको भूल नहीं सकते। तो यहाँ पे सिर्फ 44 मत लिखना, एफ था तो एफ को भी जमा करके लिखना पड़ेगा। ये निकाल दिया हमने समीशन ऑफ एफ आई। अब निकालते हैं समीशन ऑफ एफ आई डी आई, जिसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो माइनस के 42 में माइनस के 24 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे मैम। जोड़ेंगे, तो जोड़ दो। 4 में 2 जोड़ा 6, 4 में 2 जोड़ा 6, तो ये आ गया माइनस का 66। माइनस के 66 में माइनस के 18 को जोड़े कि घटा दे? जोड़ेंगे मैम। जोड़ेंगे, तो जोड़ो। 14 8 माइनस 84, का 84। कैसा? माइनस का 84। अब फिर से यहाँ पे 0 आ गया, 0 को ना तो जोड़ते ना तो घटाते, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2f को अभी रहने दो, अभी 2f को मत जोड़ो। ठीक है, 2f को अभी नहीं जोड़ेंगे तो किसको जोड़ेंगे? इन दोनों को। तो 20 को जोड़ो। माइनस के 84 में जब 4 20 मैम। को जोड़ा, जोड़ेंगे तो नहीं, माइनस करना पड़ेगा। 4। तो 4 का 4 6, माइनस का 64। माइनस के 64 में 24 को जमा करो, मैम। प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस के 84 में 20 जोड़ा घटाने हैं मैम। हाँ, तो 20 जमा का है ना, 20 जमा का है। प्लस माइनस माइनस। हाँ, यस तो मैम। ये आया माइनस का 40। और माइनस के 40 में अभी मुझे एक और चीज जोड़नी है, वो कौन है? जिसको मैंने भूला था, जिसको मैं भूल गई थी, वो कौन है? एफ। 2f। बिल्कुल 2f। ठीक है, जमहा का 2f। तो ये हमारा आ गया समीशन ऑफ एफ आई डी आई। अब इस क्वेश्चन में हमें ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे पास f की वैल्यू नहीं है, तो हमें ऐसे ही f का मान जो है वो, f को जो है वो ऐसे कैसे ही जोड़ते जाना पड़ेगा सभी के साथ। ठीक है, अब हमने कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करना है। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में इसके समीशन ऑफ एफ आई। ये आपका माध्य का फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान दो माध्य आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है 18। तो ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा था 18 के बराबर। तो इसका ये मतलब है कि मुझे अब इस x की जगह पे x नहीं लिखना है, क्या लिखना है? इसकी जगह पे मुझे अब 18 लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 18। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 18। किसकी जगह पे? x की जगह पे। सभी को समझ आया? x की जगह पे 18 क्यों लिखेंगे बताओ? यस मैम। क्योंकि ये सवाल में दिया था, x होता है माध्य। माध्य आपको क्वेश्चन में दिया 18 के बराबर है, तो मैंने इसकी जगह पे 18 लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। मुझे बताओ कल्पित माध्य मतलब a कितने के बराबर है? 18 मैम। वो भी 18 के बराबर है। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितने के बराबर है बताओ? -40 प्लस 2। ठीक है, माइनस का 40 जमहा का 2f। और समीशन ऑफ एफ आई कितने के बराबर है? 44 जमहा f। ठीक है, अब ये अलग चीज थी,
इसको हम अभी के लिए अलग मान के चलेंगे और इसको हम अलग मान के चलेंगे, ठीक है। अब मैं 18 को यहां से उठा के बराबर के उस पार भेज सकती हूं। तो अगर ये नीला वाला 18 लाल वाला 18 के पास आएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस। माइनस, ठीक है। तो 18 माइनस 18 हो गया और यहाँ पे रह गया माइनस का 40 जमा का 2f बटे में इसके 44 जमा f, ठीक है। 18 में से 18 माइनस हो गया तो आ गया 0, तो ये आ गया 0 बराबर माइनस का 40 जमा का 2f बटा 44 जमा f। अब ये जो 44 जमा f है ये इस -40 जमा 2f के साथ क्या कर रहा है, ये जो नीचे वाली चीज है ऊपर वाले के साथ क्या कर रही है, भाग कर रही है। तो अगर मैं इस पूरे को यहां से उठाऊं और उधर भेज दूं तो 0 के पास जाके क्या करेगी, गुणा, ठीक है। तो 0 के साथ गुणा किया किसने, 44 जमा f ने। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज -40 बराबर 2f के साथ अगर भाग कर रही है तो बराबर के उस पार ये पूरी की पूरी चीज जाएगी और गुणा कर देगी। 0 के साथ अगर कोई गुणा करता है तो वो खुद भी 0 हो जाता है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ गया 0 बराबर में माइनस का 40 जमा 2f। अब हमने क्या करना है, f को अकेला छोड़ना है। क्या करना है, f को हमने अकेला छोड़ना है तो इसको अकेला छोड़ते हैं। माइनस का 40 इधर आएगा तो कैसा बन जाएगा, जमा का या माइनस का, जमा का, प्लस का। तो ये बन गया 40 बराबर में 2f। 2 जो है वो f के साथ क्या कर रहा है बताओ, गुणा। तो 40 के पास जाएगा क्या करेगा, भाग कर दो, दो दूनी 4। तो हमारे पास जो f की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 के बराबर आ गई, ठीक, कितनी आ गई, 20 के बराबर आ गई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। कैसे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। जिसको टेबल का फोटो लेना है वो टेबल का फोटो ले लो, फिर बाद में कैलकुलेशन का लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये था हमारा पूरा का पूरा टेबल, क्वेश्चन देख लेना बुक में, और टेबल हमने यहाँ पे ये बना दिया है, ठीक है। टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया, बताओ, ठीक है, कॉपी में लिख लिया, चलो वेरी गुड। और अब कैलकुलेशन जिसने करनी है उसका भी फोटो ले सकते हो। थोड़ा ये छोटा जाएगा बट ऐसे लेना पड़ेगा इसका फोटो, ठीक है। कैलकुलेशन का यहाँ से स्टार्ट हुई है ये और यहाँ पे खत्म हुई है। माध्य वाला काफी लंबा टॉपिक जाता है, बाकी माध्य का और बहुलक तो बहुत सिंपल है आप सभी के लिए। बस ये माध्य में काफी लंबा समय लगता है क्योंकि इसका टेबल भी इतना बड़ा बनता है, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं हम क्वेश्चन जिसको हम करेंगे पग विचलन विधि के द्वारा। हाँ बोलो मैम, इसको जूम कर दो थोड़ा। जूम करके बेटा पूरा नहीं आएगा, मैम टेबल तो कर ली थी। और जूम करके बस कैलकुलेशन मैम। पूरी नहीं आएगी, कैलकुलेशन यहाँ से आएगी, इतना काफी है, देखो, बस मैम, यस मैम। ठीक है। फिर करते हैं पग विचलन विधि का क्वेश्चन, ठीक है। हो गया अभी, यस मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 5, आपके 14.1 का है शायद। किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। एक पेटी में रखे आमों का माध्य ज्ञात कीजिए और आपने माध्य किस विधि से निकाला है वो भी बताओ। तो इसका मतलब आपको विधि के नाम भी याद रखने, क्योंकि पेपर में जब विधि लगाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने ये वाली विधि इस्तेमाल की थी। हमने क्या किया था भाई, कौन सी विधि इस्तेमाल की थी, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले तो बना लेते हैं टेबल, क्योंकि ये टेबल थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें हम लगा रहे हैं पग विचलन विधि, उसका टेबल काफी बड़ा बनता है, ठीक है। तो पहले 2 डब्बे बना देते हैं, फिर इनको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टेबल बना दो अभी बड़ा सा, क्योंकि काफी बड़ा टेबल बनेगा। पहले लिखेंगे हम आमों की संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही कह रखा है, आमों की संख्या। आमों की संख्या का वर्गीकरण इन्होंने किया है किसमें किसमें, 50 से 52। पहला वर्गीकरण है 50 से 52 और दूसरा वर्गीकरण है 53 से 55 और तीसरा वर्गीकरण है 55 से 58 और उसके बाद है 59 से 61 और उसके बाद है 62 से 64।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने तो चले, पर एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लिया तो मैंने ऐसे ही था, बट ये तो काफी जरूरी क्वेश्चन निकला है, मतलब इसमें आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने नजर डालनी होती है कि आपका जो वर्ग अंतराल है, जैसे मान लो वर्ग अंतराल है 0 से 10 पहला, तो जो इसकी लोअर अपर लिमिट है, जो इसकी ऊपरी सीमा है, वो अगले वाले की निचली सीमा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने पहला वर्ग अंतराल लिया 0 से 10 का, उसके बाद हमने क्या किया 10 से 20, उसके बाद क्या लेंगे 20 से 30। तो होता क्या है, जो ऊपर वाले वर्ग अंतराल के लिए ऊपरी सीमा का काम करती है, उसको नीचे वाले वर्ग अंतराल के लिए निचली सीमा का काम भी करना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही दिशा में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अगर 50 से 52, इसकी जो ऊपरी सीमा थी वो 52 थी, तो 52 ही यहाँ पे आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे भी कितना आना चाहिए था, 52 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 53 आया है। कितना आया है 53, 53 मतलब 53। तो इसका मतलब कि ये जो वर्ग अंतराल है ये कुछ गड़बड़ है, इस वर्ग अंतराल को हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वर्ग अंतराल को हमें ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले इस वर्ग अंतराल को ठीक करते हैं। कैसे करेंगे तो यहीं पे लिखूंगी मैं, थोड़ा सा और टेबल आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि आपका जो वर्ग अंतराल है वो बराबर नहीं है, वो 52 पे खत्म हो रहा है, तो 52 पे शुरू होना चाहिए। देखो ये 55 पे खत्म हो रहा था, तो 55 पे शुरू होना चाहिए था, पर ये 56 पे शुरू हो रहा है। ये 58 पे खत्म हो रहा है, तो 59 पे शुरू हो रहा है, जबकि इसको 58 पे शुरू होना चाहिए था। पहले तो बताओ किस किस को ये समझ आया कि जिस पे खत्म होगा शुरू भी उसी से होना चाहिए। इतनी सभी को बात समझ आई? लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम अपनी निचली वर्ग सीमा से 0.5 को घटाएंगे, निचली वर्ग सीमा से 0.5 को घटाएंगे और ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा में क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि क्या आएगा इसको सॉल्व करके, तो बिल्कुल सिंपल है। ये 50 था, 50 में से 0.5 को घटाओगे तो वो आ जाएगा 49.5, और 52 में 0.5 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 52.5। ठीक है, चाहे तो आपको माइनस करके बता देती हूँ। 50 में से 0.5 को माइनस करो, 50 के पास दशमलव नहीं है, तो हमें 50 को अपनी मर्जी का दशमलव देना पड़ेगा। साथ में लगा दी 0, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे देखो इसने इससे हसल मांगी, इसके पास नहीं थी, इसने इससे हसल मांगी, तो 5 कट के रह गया 4, ये बन गया 10, 9, ये बन गया 10, 10 में से 5 गए 5, 9 का 9, 4 का 4, तो ये आ गया 49/5। सभी को ये, चलो दोबारा समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि बहुत काम आएगा आपके, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो फिर आगे क्वेश्चन में बहुत दिक्कत हो सकती है। हमें बोला है कि 50 में से 0.5 को माइनस करो। ठीक है, 50 के पास दशमलव नहीं है, लेकिन 0.5 के पास तो दशमलव है। जिसके पास दशमलव नहीं होता पहले तो वो संख्या लिख लो, और उस संख्या के बाद अपनी मर्जी का दशमलव के बाद 0 लगाओ। अपनी मर्जी का, किसी ने हमें कहा नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी का लगाना पड़ेगा। ये समझ आया कि दशमलव लगाना पड़ेगा। अब 50.0 लिख दिया, इसमें से 0.5 को घटाओ, दशमलव के नीचे आना चाहिए दशमलव, तो 50.0 में से 0.5 को घटाओ। 0 में से 5 कभी नहीं घटता, 0 छोटा है 5 बड़ा है, तो 0 क्या करेगा, इससे हसल मांगेगा। लेकिन इसने कहा मेरे पास खुद हसल नहीं है, तो ये वाला 0 5 से हसल मांगेगा। ठीक है, 5 खुद कट के रह गया 4 के बराबर, और इसको हसल दे के ये बन गया 10। ठीक है, ये 10 कट के रह गया 9 के बराबर, और इसने आगे हसल दी, तो अगला वाला 0 बन गया 10। 10 में से 5 गए 5, दशमलव का दशमलव, यहाँ पे 10 की जगह पे 9 था तो 9 लिख दिया, 5 की जगह पे 4 था तो 5 लिख दिया, तो आ गया 49.5। बताओ अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, चलो तो अभी इसको करते हैं इरेज, और अगले अपना ये बनाते हैं वर्ग अंतराल। निम्न वर्ग सीमा में 0.5 की माइनस करनी है,
और ऊपरी वर्ग सीमा में जमा कर देनी है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे, तो ये कितना आ जाएगा, 53 में से 0.5 घटाओ, 53 में से 0.5 को घटाओ, क्या इंटरवल आएगा, क्या वर्ग अंतराल आएगा फिर 53 की जगह पे, बताओ। 50 में से 0.5 घटाया तो 49.5 आया। 53 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, भाई भाई क्या लिख रहे हो, आंसर बताओ क्या आएगा। 53 में से घटाओ 0.5। 52.5 बिल्कुल, यहाँ देखो ना, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसी से आगे शुरू होना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा 52.5 और 55 में जोड़ दोगे 0.5 को, 55 में 0.5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 55.5 ठीक है। 56 में से 0.5 घटाओ, 56 में से 0.5 घटाओ, क्या आएगा, 55.5 बिल्कुल 55.5 और 58 में जोड़ दो तो 58.5। 59 से घटाओ 0.5 तो आ जाएगा 58.5 और 61 में जोड़ दो तो 61.5। 62 में घटाओ तो 61.5 और 64 में जोड़ दो तो 64.5। अब हमारा जो वर्ग अंतराल है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, क्योंकि पहले अंतराल की जो ऊपरी सीमा है वो दूसरे अंतराल की निम्न सीमा है, निचली सीमा है। ठीक है, इसलिए जो है वो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, जैसे मैंने माइनस किया। करेक्ट है, अब हमने वर्ग अंतराल बना दिया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लेते हैं। तो बारंबारता हमें दे रखी थी कितनी कितनी, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 110 क्योंकि एक क्वेश्चन में दे रखा है, ये है 135, ये है 115 और ये है 25। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब पेटियों की संख्या भी लिख दी। अब माध्य निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या निकालनी होती है, X एक्स आई। ठीक है, मिड पॉइंट एक्स आई निकाल लेते हैं। क्या हो गया, एक्स आई निकाल लेते हैं। ऊपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे में इसके दो। अब ध्यान से देखो, अब हम जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला वर्ग अंतराल ठीक नहीं था। हमने अभी वर्ग अंतराल बदला है और नया वर्ग अंतराल निकाला है, तो एक्स आई निकालने के लिए भी काले वाले वर्ग अंतराल का इस्तेमाल करो, लाल वाले का मत करना। तो जोड़ दो इसको, 49.5 में जब 52.5 को जोड़ दोगे तो आंसर में कितना आएगा, 49.5 में 52.5 को जोड़ा तो 5 5 10, 9 10 11 तो 1 12 और 5 4 9 तो 1 10। मेरा तो इतना 102 आया, आपका कितना आया बताओ, 102.0 आया मेरा। अब इसको 2 से भाग कर दो, 2 5 10, 2 1 2, 51.0, जिसको हम 51 भी लिख सकते हैं, जिसको हम सिर्फ 51 भी लिख सकते हैं। इतना ही आया या फिर कुछ और आया, yes क्या करना मैम, समझ में नहीं आया। यही आएगा मैम। इसमें एक्सआई निकालना है बेटा, और क्या, इसमें एक्सआई निकालना है हमने। तो एक्सआई निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़ो, ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ो और उसको जोड़ के 2 से भाग कर दो। जैसे निकालते हैं एक्सआई, देखो एक्सआई तो याद रखना पड़ेगा ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कब क्या निकालना है। अगर वो याद नहीं रहा तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहली चीज एक्सआई निकालनी होती है, तो एक्सआई निकाल रहे हैं, ऊपरी वर्ग सीमा में निचली वर्ग सीमा को जोड़ के 2 से भाग कर रहे हैं। 49.5 में 52.5 को जोड़ा तो हमें मिला कितना, 102। 102 और बटे में कर दिया 2 तो हमें मिल गया 51। जिसको समझ नहीं आया वो मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो 49.5 लिखा और उसके नीचे लिख दिया 52.5। जमा कर दो इनको, 5 में 5 जोड़ा 10, हासिल चली गई ऊपर 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 11 12, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 4 9 तो और 1 10। अब 102.0 है, क्या है 102.0 है, तो 102.0 को 102 ही लिखना है और इसको 2 से भाग कर देना है, तो 2 5 10 और 2 1 2, तो एक्स आई आ गया 51 के बराबर। दूसरे वर्ग अंतराल के लिए एक्स आई निकालो,
52.5 में जब 55.5 को जोड़ा, 52.5 में जब 55.5 को जोड़ा, 5 5 10, दशमलव का दशमलव, 5 6 7 8, 5 5 10, 108 आया। काटो जरा, 2 5 6 10, 0 0 कहां से आया? 54 बोला था मैम। अच्छा अच्छा, अब इनके बीच में कितने कितने का अंतराल है? 3 3 का, तो मतलब 54 55 56, यहाँ पे शायद 57 आएगा। देखो जरा, अगर हमारी ट्रिक सही है यस तो मैम, यहाँ 57 ही है। आना। चेक किया आपने? यस मैम। 2 5 10, 2 नहीं 11 आएगा ना, 5 5 10 11, 114, 2 5 10 10 114, हाँ ठीक है। तो आ गया 51 54 57, 57 के बाद 3 और जोड़ो, कितना आएगा? मैम 60 मैम। 60। हाँ 60, फिर 63, तो ये हमने निकाल दिया एक्स आई निकाल लिया है। अब क्या निकालना है बताओ? FI। नहीं, एफ आई तो दिया ना। देखो एफ आई पता कौन होता है? एफ आई होता है जो आपको क्वेश्चन दिया, जो आपको पेटियों की संख्या दे रखी है, ये एफ आई है। एफ आई के बाद हमने निकाल दिया एक्स आई। अब हम पग विचलन, हाँ बोलो। अगर आप एफ आई एक्स आई बोलने वाले तो गलत हो, क्योंकि हम पग विचलन विधि सीख रहे हैं। पग विचलन विधि के लिए एफ आई एक्स आई फॉर्मूले में नहीं आता, फॉर्मूले में आता है एफ आई यू आई। यू आई निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ? मैं ये बोल रही थी। यूआई निकालने के लिए पहले क्या निकाले? विषय बताओ। जब आपने कल्पित माध्य निकाला था तो एक्स आई के बाद क्या निकाला था? देखो टेबल में, देखो टेबल में क्या निकाला था? एक्स आई के बाद अगला कॉलम क्या लिखा था? जल्दी बोलो, यहां पे आके फंस जाते हो भाई। इसके बाद क्यों फंसते हो? एक्स आई के बाद अगला टेबल किसका बनाया था? DI माइनस DI का। तो बिल्कुल भूलो मत इसको, बिल्कुल मत भूलो। DI बराबर XI माइनस A। ठीक है, A ढूंढो, A कौन होगा? मुझे तो A मिल चुका है, आप बताओ। A कौन है? 55.5 माइनस 58.5 मैम। A निकलता है XI से। XI के कॉलम में A ढूंढो। 57, बिल्कुल 57। इतना क्यों मतलब कंफ्यूज हो रहे हो? देखो DI निकलेगा XI से, क्यों? क्योंकि XI में है A, तो A भी हमें XI से मिलेगा और घटाना भी किससे है? XI से। तो 57 को मैंने लिख दिया A। तो हमने क्या करना? माइनस करना है। तो चलो 51 में से 57 को घटाओ, कितना आएगा? 51 में से 57 अगर घट गए तो कितना आया? 4 माइनस का मैम। -4, ठीक है, -4। उसके बाद 54 में से 57 घटाओ, -3 मैम। ठीक है, -3 मैम। हाँ बस 1 मिनट। तो आ जाएगा -3। 57 में से 57 घटाया 0, 60 में से 57 घटाएंगे जमा का 3, 63 में से 57 घटाएंगे तो 4 प्लस का 4 मैम। पक्का 4। 57 58 59 60 नो मैम। 61 कुछ गड़बड़ हुई क्या? 61.5 में जब हम 64.5 को जोड़ें तो 10, 4 और 1 5 और 1 6, 6 6 12, 2 6 के 12, 2 3 6 63 तो ठीक आया था। 57 भी ठीक है। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? यहाँ पे तो 6 आ रहा है ना, 4 आना चाहिए था पर 6 आ रहा है। देखो जरा, कुछ आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? सभी का 6 आ रहा है। 6 ही आ रहा है। ठीक है, अरे तो ऊपर गड़बड़ की अब तो ना, मतलब क्या बोलूं मैं, ऊपर गड़बड़ की ना। -4 कैसे आएगा? वो 57 था।
57 में से 6 जाएंगे, सॉरी 57 में से क्या बन जाएंगे, तो कितने बचेंगे? मैम -6। अच्छा, -4 किसने बोला था? है -4 बोल रहे थे पहले। चलो अभी करते हैं इसको आगे, अब ठीक है सब कुछ। तो अब डी निकाल दिया, अब डी की मदद से हम निकालेंगे यूआई, ठीक है, क्योंकि हम पग विचलन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमें यूआई चाहिए होता है, तो डी की मदद से निकलता है यूआई। किसी को यूआई का फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता है यूआई, कैसे निकलता है? किसी को याद हो अगर बता सकते हो? हाँ बोलो। यूआई बराबर है कितना? एक्स नहीं, यूआई निकलेगा डी की मदद से। तो डी को अगर हम एच से भाग कर दें, डी को अगर हम एच से भाग कर दें तो हमें यूआई मिल जाएगा। देखो ये तीन चीजें आपस में बहुत जुड़ी होती हैं। एक्स आई निकलता है वर्ग अंतराल से, ठीक है, एक्स आई निकलता है वर्ग अंतराल से। एक्स आई में से ए को माइनस करते जाओ तो डी आई मिल जाएगा, एक्स आई में से ए को माइनस किया तो डी आई मिल गया। अब डी आई को एच से भाग करो तो यू आई मिल जाएगा, ठीक है, डी आई को एच से भाग करो तो यू आई मिल जाएगा। अब ये एच क्या है तो लिख लो कॉपी पर, ये एच क्या है तो एच है वर्ग सीमा, ठीक है, एच क्या है वर्ग सीमा। और वर्ग सीमा क्या होती है कौन बताएगा? मैंने आपको पिछली क्लास में लिखाया था, कल की ही क्लास में दिखाया था। वर्ग सीमा क्या होती है बताओ फटाफट से। पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ा करो ना अच्छे से, तभी तो आपको मैंने नोट्स बनवाए थे, तभी तो मैंने आपको नोट्स बनवाए थे। वर्ग सीमा होता है कि वर्ग अंतराल में कितना अंतर है, ठीक है, इसको निकालते हैं ऊपरी वर्ग सीमा में से। जब निचली वर्ग सीमा को माइनस कर दोगे तो एच निकल जाएगा, वर्ग सीमा निकल जाएगी। तो 52.5 में से 49.5 को माइनस करो, 52.5 ऊपरी वर्ग सीमा है, 49.5 निचली वर्ग सीमा है, इनको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 9 जाता नहीं है तो यहाँ पे हसल दे दी, हसल दे दी तो 5 कट के रह गया 4, 9 10 11 12, ये आ गया 3 और 4 से 4 गया 0, तो हमारे पास आ गया 3.0। अब 3.0 जो होता है उसको 3.0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी संख्या के बाद में दशमलव लगता है और उसके बाद अगर 0 होता है तो उसको हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 3.0 लिखो या 3 लिखो, एक ही बात है। अब याद रखना वर्ग सीमा, क्योंकि वर्ग सीमा आपको बहुलक निकालने में भी काम आएगी, माध्यक निकालने में भी शायद काम आएगी, ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल याद रखा करो। वर्ग सीमा मतलब वर्ग अंतराल में कितना अंतर है। ऊपरी वर्ग सीमा से जब निचली वर्ग सीमा को माइनस करोगे तो उनके बीच कितना गैप है, कितने कितने का अंतर है, उसी को वर्ग सीमा कहते हैं। तो एच यहाँ कितना निकला इस सवाल के लिए? एच निकला 3 के बराबर। एच कितना निकला? 3 के बराबर। तो जो आपके डी आई आए हैं, कौन आए हैं? डी आई, उन सभी को एच से भाग करते जाओ। तो -6 को जब भाग करेंगे 3 से तो क्या उत्तर आएगा? -3 को भाग करेंगे जब 3 से तो क्या उत्तर आएगा? 0 को भाग करेंगे 3 से तो क्या उत्तर आएगा? 3 को भाग करेंगे 3 से, और जब 6 को भाग करेंगे 3 से तो ये जो भी उत्तर आएगा इसको हम यू आई कहेंगे, ठीक है। टेबल बनाना बच्चों आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी। बताओ, -6 को 3 से भाग किया तो क्या आंसर आया? -6 को 3 से भाग किया -2 -2, -3 को -3 से भाग किया -1, 0 से 3 को भाग किया 0, सॉरी 0 को 3 से 0, 3 को 3 से भाग किया 2 1, 3 को 3 से भाग किया 1 जमहा का, और 6 को 3 से भाग किया 2, जमहा का 2। तो ये है यू आई। अब देखो संख्याएं इतनी छोटी छोटी हो गई हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। जितनी छोटी संख्या उतनी आसान कैलकुलेशन। अब हमने आखिरी चीज निकालनी है जिसे हम कहते हैं एफ आई, और बताओ अब खुद बताओ, एफ आई गुणा, बताओ किसको गुणा करूं मैं? अब एफ आई एक्स आई निकालू क्या? क्या निकालू? एफ आई गुणा डी आई
DI UI अगर DI की ही गुणा करनी थी तो UI क्यों निकाला फिर, हैं? तो UI की गुणा UI करेंगे भाई, बिल्कुल UI में FI गुणा UI। तो ये हमारे पास UI है और ये हमारे पास FI है। अब हमने इनकी गुणा इनसे करनी है, ठीक है। तो इससे हमारा सवाल बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो FI XI करते तो आपको 15 गुणा 51 करना पड़ता, 110 गुणा 54 करना पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी संख्या गुणा करनी पड़ती, तो इसमें प्रत्यक्ष विधि नहीं लगती। अगर आप इसमें कल्पित माध्य विधि लगाओ तो 15 गुणा 6 करना पड़ेगा, 110 गुणा 3 करना पड़ेगा, 115 गुणा 3 करना पड़ेगा, 25 गुणा 6 करना पड़ेगा, तब भी संख्याएं बड़ी बड़ी आती। लेकिन अब हमने जो है वो यहाँ पे पग विचलन विधि लगाई है, तो हमने संख्या को और छोटा कर दिया। हमने DI भी नहीं, हमने सीधा UI निकाला, और UI निकाल के संख्या इतनी छोटी हो गई कि मुझे 15 को अब माइनस के 2 से गुणा करना है। तो 15 दूनी होता है 30, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 30, ठीक है। उसके बाद देखो किसको किससे गुणा करना है, बताओ जरा। उसके बाद किसको किससे गुणा करना है, 15 को 2 से गुणा किया तो आया, सॉरी माइनस के 2 से गुणा किया तो माइनस का 30। अब किसको किसको गुणा करूं, 110 गुणा 1 माइनस, तो कितना आएगा गुणा करके? 110 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 110, माइनस का 110, जीरो का 0, 115 को 1 से गुणा किया तो 115, और 25 दूनी 50। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया हमारा UI FI को गुणा करके, ठीक है। FI को UI से गुणा करके आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे इनका योग निकालना है, तो चलिए फटाफट से इनका योग निकालते हैं और फिर फॉर्मूले में डाल के अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जोड़ किस किस का चाहिए, तो हमें जोड़ चाहिए होता है एक तो FI का, और दूसरा हमें जोड़ चाहिए होता है समीशन ऑफ FI UI का, ठीक है। यहाँ पे इनका जोड़ निकालते हैं। क्वेश्चन में देखो हमें जोड़ भी नहीं दिया है, हमें जो है वो बताया नहीं है कि कितने आम की पेटियां या क्या क्या, कुछ भी नहीं बताया, तो जमा ही करना पड़ेगा। तो 5 5 10 15 20, फसल चली गई 2 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10, फसल चली गई 1 1 2 3 4, ठीक है। इसका आ गया 400। दिया था कि क्वेश्चन में? क्वेश्चन में नहीं दिया था ना, नहीं। और इसको निकालते हैं अब। माइनस के 30 में माइनस के 110 को जोड़ो तो माइनस का 140 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 140। माइनस के 140 में 115 को जोड़ो, जोड़ना मतलब प्लस माइनस माइनस करना है। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गए 2, 25 आया। 25 आया माइनस का। माइनस के 25 में 50 को जोड़ो तो यहाँ पर भी 25 ही आएगा, लेकिन कैसा? जमा का। बताओ आपका भी इतना आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? मैम यही आ रहा है। 140 में से 115 गए, 25 बचे, 25 ही बचे ना। देखो, नहीं, गलत किया। 5 10 में से 5 गए 5, 3 में से, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही आएगा मैम। 50 ही आया ना, जमा का 50। चलो अब हमने सब कुछ निकाल लिया है, तो अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये था हमारा पूरा का पूरा टेबल। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। H मैंने 3 लिखा है, ध्यान रखना। H होता है वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा से निचली वर्ग सीमा को जब माइनस करोगे तो H निकल जाएगा। जिसने इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लिया, Y टाइप कर दो। ये क्या है? तो ये A है, ध्यान रखना। ये क्या है? ये A। नोटबुक पे कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। किस विधि से करेंगे? तो पग विचलन विधि लिख लेती हूँ कोने में। पग विचलन विधि, उसका फॉर्मूला होता है x बार। हाँ बोलो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड। ए ऐसे का ऐसा, जमा का निशान, ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले। समीशन ऑफ FI UI, समीशन ऑफ FI UI बटे में समीशन ऑफ FI और गुणा में इसके H। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखना है बिल्कुल, गुणा में इसके H। अब वैल्यू भरते हैं। A कितना है? 57। 57। समीशन ऑफ FI UI कितना है? 25। 50। समीशन ऑफ FI कितना है?
400 400। और h कितना है? 3 3। बिल्कुल, h कितना है? 3। तो भर दी वैल्यू। अब सॉल्व करो। ध्यान रखना 57 को नहीं छेड़ना है, 57 को बिल्कुल भी मत छेड़ो। इन दोनों को सॉल्व करो तो 1 0 से 1 0 कट गई है ना, और 5 8 40 है ना, ठीक है ना। ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 8 40 गुणा में इसके 3। ये आ जाएगा 57 जमा 3/8। कितना आ जाएगा ये? 57 जमा 3/8। समझ आया सभी को? देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है। 1/8 आ गया, 1/8 ने आगे 3 से गुणा कर ली। तो अंश की गुणा अंश से होती है, हर की गुणा हर से होती है। ये जो 3 है ये अंश में है, तो 3 ने 1 के साथ गुणा कर दी और 3 आ गया, 3 के नीचे 1 था, तो 8 ने 1 के साथ गुणा कर दी, 8 आ गया। क्लियर है यहां तक? अब हमने इसको भाग करना है, 8 से 3 को भाग देंगे। जो चीज ऊपर लिखी होती है उसको भाग देते हैं नीचे लिखी गई चीज से। तो 8 3 को भाग करेगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 3 आना चाहिए, नहीं आता। तो क्या कर रहे हैं? दशमलव की मदद लेते हैं। दशमलव की मदद ली तो यहाँ पे भी दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 0 ले लिया। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 30 आना चाहिए, आता है कि नहीं आता है? नहीं आता, कुछ और आता होगा। 8 3 24, 8 7 32, 8 3 24 कितना आता है? 8 3 24 माइनस कर दो, 30 में से 24 गए तो 6, और यहाँ पे क्रॉस। अब 6 फिर छोटा है तो एक और 0 ले ली, तो यहाँ पे 60 आ गया। 8 का पहाड़ा ऊपर 60 आना चाहिए। 856 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 7 8 56 है ना। 8 7 56, यहाँ पे आ गया अब 4, अब क्रॉस, अब 0 ले लो तो 0 आ जाएगा, और 8 5 40। तो हमारे पास आ गया ये 3/8 को, 3/8 को जब भाग किया तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 57 का 57, जमा का निशान 0.375, 0.375, ठीक है। अब हमने इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, जिसके पास दशमलव नहीं होता पहले तो वो संख्या लिखो, 57 के बाद दशमलव नहीं था, 57 लिख दिया, उसके बाद दशमलव लगाओ और जितनी 0 चाहिए उतनी 0 ले लो। तो मैंने 3 0 ले ली क्योंकि मुझे 3 0 चाहिए थी। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अब इनको जमा कर दो, यहाँ कर लेती हूँ कोने में ही, 57.000 और यहाँ पे 0.375, तो कितना आ जाएगा? जमा कर रहे हैं तो हासिल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जमा हो जाएगा 0 में। तो ये आ गया 57.375। देखो जरा, अगर आपको बुक में क्वेश्चन मिला है ये, तो इसका आंसर करेक्ट है या नहीं। पीछे देखो, पीछे जो आंसर होता है हमारा, XI UI 25 नहीं आएगा क्या? 25 आया था। यस मैम। बड़ी जल्दी बता दिया आपने, पहले बता देते भाई। ठीक है 25 था, हाँ। माइनस का पहले 25 मैंने था और खुद जमा का 50 था। अच्छा, आपको भी पता चला, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर 25, 25/400। 25 और 400 को भाग करो जरा, 25 के बारे में आई 5 से करो, 5 5 25, 5 8 40, 0 का 0, तो कोई पूरा मिटाना पड़ेगा। 5 8 40, 0 का 0, ठीक है। तो ये आ गया 57 जमा 5/80 कट सकता है, और काटो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 6 के 30, ठीक है। तो ये आ गया 1/16, 1/16 गुणा में इसके 3, तो ये आ गया 57 जमा 3/16। तो अब हमने 16 से भाग करना है 3 को, पहले 8 से कर रहे थे क्योंकि गलत लिख लिया था, अब हमने 16 से करना है। तो 16 से जब 3 को भाग करेंगे तो 3 तो आता नहीं है, फिर से दशमलव की मदद लेनी पड़ेगी। यहाँ दशमलव लिया तो यहाँ पे भी दशमलव लगाना पड़ेगा। करो इसको सॉल्व, 0 16 एकम 16, 16 दूनी कितना होगा फिर, 32, तो एकम लेंगे। और ये आ गया 4 0 0, 6 3 18, 3 कम देते 4, तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32,
माइनस का निशान, 10 में से 2 गए 8, 1 का 1, 80, 16 5 80, ठीक है, 16 5 80 होता है, तो ये आ जाएगा 80 क्रॉस, तो ये 57 का 57 ही रहेगा, जमा का निशान 0.125 आ जाएगा। और जब इनको जोड़ोगे तो जोड़ने का तरीका वही सेम जो मैंने आपको बताया कि 57 को दशमलव दे दो अपनी मर्जी का, और इसके पास तो पहले से ही दशमलव है, इसको जब जोड़ोगे तो देखो 57.0 और 0.125, तो ये वही आ जाएगा 521.57, तो 57.125, सॉरी 125, ये हमारा आंसर है। अभी चेक करो, अभी सही है कि अभी तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? पीछे देखो आंसर, जो आपको आंसर दिए होते हैं। मैम 40 हाँ। की जगह के आगे 1 आएगा। 40 के आगे 1 मतलब 1 मैम कैसे आएगा बेटा? देखो ना, इस 4 ने इसको हसल दे दी, 10 में से 2 गए 8, मैम यहाँ पे 30 बच में गया से 3, जब 3 में से 3 आपने गए। 16 घटाए थे तब। अरे यार हर कुछ ही हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हो 30 में से 16 घटाएंगे तो 14 आएगा, तो ये बन गया 140। अब तो पूरा पहाड़ ही चेंज करना पड़ेगा। किया आपने इसको भाग? क्या भी रुक गए अभी के लिए? इसको आगे भाग किया किसी ने? क्या फिर से बोलो? उत्तरमाला में आंसर तो मैम 57.19 है। ठीक है, 57.19। रुको, तो अभी हम 16 अट्ठे करें अगर, तो 128 आएगा, और इसको माइनस करो जरा, यहाँ पे एक और 0। अभी देखो, अभी ठीक है, 120। ठीक है, तो अब आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको लिख दिया 0.187। अब जो आप कह रहे हो कितना है आंसर पीछे? 57.19। ठीक है। अब ये 19 कैसे आया, तो इसके पीछे भी कहानी होती है। अगर मान लो यहां पर आप देख रहे हो कि 0.187 है, 7 क्या है? 7 है 5 से बड़ा। कैसा है 7? 7 है 5 से बड़ा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हमने कोई संख्या लिख रखी है और उसके बाद कोई संख्या जो है वो 5 से बड़ी आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक नंबर बढ़ा देते हैं। मतलब इसको तो हम 7.0 ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.19, क्योंकि 7 5 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए जो 8 है वो क्या बन जाएगा, 8 जो है वो 9 बन जाएगा, ठीक है। 8 क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। एक रूल होता है जो अगर आपको पता है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर टाइम लगेगा इसको सीखने में। लेकिन ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5.328, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5.33, क्योंकि 8 है ना, 8 5 से बड़ा है, तो 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको इतना लिखो 187, तब भी आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आप इसको बना दो 19, तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। अब इसको जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 57.19 कह लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 57.187, ठीक है। इसको वैसे भी हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं, मतलब अप्रोक्स में ये वैल्यू जाती है। दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो अप्रोक्सीमेट ही होते हैं, लेकिन हाँ आसपास आंसर आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर यहाँ पे 57.19 है तो आपका 58 आ रहा है, या आपका 59 आ रहा है, या आपका 61 आ रहा है, फिर गलत होगा, तब आपका आंसर गलत होगा। लेकिन अगर 57 के आसपास है, दशमलव के आगे पीछे कुछ डिजिट ऐसे होते हैं कि मान लो किसी ने लिखा 187, किसी ने लिखा 019, तो आंसर दोनों का ही ठीक होगा, क्योंकि इतना चलता है। लेकिन हाँ, अगर 57 की जगह कुछ और आने लगा तब आंसर गलत होगा, ठीक है। तो डेसिमल में ज्यादा चिंता नहीं करनी है आंसर की, बस हाँ सही तरीके से करना है तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अब जैसे हमने कितनी गड़बड़ की, मतलब मैंने कितनी गड़बड़ की भाग करते हुए या फिर इसको लिखने में, है ना, तो इसलिए वो गड़बड़ मत करना। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप,
तो अभी हमने पग विचलन विधि भी कर ली वैसे लगभग लगभग। अगली क्लास में इसको नहीं करेंगे, अगली क्लास में हम माध्यक और बहुलक करेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे, अगर एक आधा क्वेश्चन होगा जिसमें तीनों ही निकालने होंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर अभी के लिए क्लास को इतने रखते हैं। किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बता दो, टेबल का तो आपने ले ही लिया था, इसका भी ले लो। और कल क्लास को 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, उसमें कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, मतलब कि